उमरिया जिले के मानपुर जनपद के ग्राम बकेली में कोरोना के 14 केस मिलने से प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है और जिला मुख्यालय उमरिया में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बता दें कि जिस तरीके से कल उमरिया जिले के मानपुर ब्लॉक में 14 केस एक ही घर में मिले गए हैं, जो कि बारात में सम्मिलित होने के लिए बकेली गए हुए थे। लेकिन आपको दिखा दें कि ये उमरिया जिले का मुख्यालय का मार्केट है। ये मार्केट कृष्णताल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन वहां से मार्केट पुनः यहाँ आ गया है। आप देख सकते हैं कि ना किसी व्यक्ति ने मास्क लगाया हुआ है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। जिस तरीके से उमरिया में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से अगर यही रवैया बन रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ 1000-2000 केस आपको देखने को मिल जाएंगे। उमरिया जिला बहुत छोटा सा जिला है, लेकिन जिस तरीके से उमरिया जिले में यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरे मार्केट में लोग भीड़ लगाए हुए हैं। यह है मुख्य मार्ग है। इस सब्जी बाजार को शिफ्ट करके कृष्णताल में कर दिया गया था, लेकिन नगर पालिका उमरिया का जिस तरीके से उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है, आप निश्चित रूप से पाएंगे कि यहाँ कहीं कोई ऐसी सुविधा नहीं है। और नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कोई अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ना ही इन दुकानों को यहाँ से हटाया जा रहा है। कुल मिलाकर के नगर पंचायत उमरिया का उदासीन रवैया इस उमरिया को कोरोना की जद में लाने से नहीं रोक सकता है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों के द्वारा जिस तरीके से पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ कहीं कोई दिखाई दे रहे हैं। उमरिया जिले में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण कल पाया गया है, आने वाले समय में यह बढ़ सकता है। उमरिया जिले से के न्यूज के लिए संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बेहर एसडीएम गुरु प्रसाद और पत्रकारों तथा जनप्रतिनिधियों के बीच हॉट टॉक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एसडीएम उपस्थित लोगों के साथ अभिनेता करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बालाघाट जिले के मलाज खंड में स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में कार्यरत एक सिक्योरिटी गार्ड के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर एसडीएम बेहर पुलिस बल के साथ एरिया सील करने पहुंच गए। इसी दौरान कवरेज करने गए पत्रकारों और एचसीएल के पूर्व कर्मचारी सीएन झा ने तीखी बहस शुरू कर दी। वहीं एसडीएम ने पत्रकारों के साथ अभद्रता भी की। कानपुर के आरोपी विकास दुबे के महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद कांग्रेसियों द्वारा गंगा जल से मंदिर को धोने को लेकर पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा। विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेसी मीडिया में सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करती रहती है। कांग्रेसी पहले जवाब तो दे कि एंडरसन को भगाने वाले राजीव गांधी और अर्जुन सिंह के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं वो। ये सब राजनीतिक स्टंटबाजी है, क्योंकि अब सरकार से हटने के बाद मीडिया का ध्यान आपकी तरफ जा नहीं रहा, तो इस तरह की प्रपंचबाजी कर रहे हैं और कांग्रेसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तो उस अपराधी को पकड़ा और भगने की कोशिश की तो उसको मार गिराया। कांग्रेस वाले इस बात का तो जवाब दे दें कि हजारों गैस पीड़ितों को मारने वाले एंडरसन को राजीव गांधी और अर्जुन सिंह ने क्यों भगाया था। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लॉकडाउन को लेकर रविवार को लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि रविवार को बाजारों में लगातार भीड़ रहती है। कोरोना अभियान के तहत हम चुन चुनकर कोरोना संदिग्धों को निकाल रहे हैं। पड़ोस के राज्यों से कोरोना मुरैना ग्वालियर में पहुंच रहा है। सीएम खुद ग्वालियर दौरे पर जाएंगे। वहीं ग्वालियर दौरे को उपचुनाव से बताया दूर, कहा कोरोना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। आते हैं उससे उसकी कोरोना मॉनिटर करते हैं, तो वो पाखंड है। ये ईश्वर के पास तो संत भी जाते हैं, शैतान भी जाते हैं। अब एक हाथ जगह तो कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए। हर जगह पाखंड करना मैं अच्छा नहीं मानता। उनको पुनर्विचार करना चाहिए। कम से कम एक हाथ पवित्र स्थान तो छोड़ देना चाहिए। जिले की गोरैया सब्जी मंडी में लापरवाही के चलते सब्जी बोली के दौरान आवश्यक भीड़ जुट जाती है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। कृषि मंडी समिति और व्यापारियों की मनमानों के चलते आए दिन सब्जी मंडी परिसर में सब्जी बेचने और खरीदने आए किसानों और लोगों को जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ती है।
सीधी में ग्रामीणों से दबंगों द्वारा उनकी जमीन छीने जाने का मामला सामने आया, जहां ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्टर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि सीधी के गोरियारा बांध की धूप की जमीन पर खेती करने को लेकर ग्रामीणों को दबंगों द्वारा परेशान करके जबरन उनकी जमीन को छीना जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई विभाग द्वारा उन्हें धूप की जमीन लीज पर दी गई है ताकि ग्रामीण अपना पेट पाल सके। वहीं विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिलवाया है। जो जोतने वाली जो बात कर रहे हैं आप, हम लोगों ने सबको मना करके आए। हाँ ठीक है, मैं जमीने हूँ और हमारे यहाँ के जो सिंचाई इंस्पेक्टर हैं पांडे जी, वो गए थे हम लोग, और हमने सबको मना करके आए हैं और सब लोग थे वहाँ, ये लोग भी थे, सब लोग। जब जो जोताई की है, रात में जोताई की है, जो भी हमको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी आपको आवेदन मिलता है उस पर कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी। आइए, इस वक्त मैं उपस्थित हूँ कलेक्ट्रेट परिसर में। कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ लोग आए हैं जमीनी विवाद को लेके। सीधी जिला की स्थिति यह है कि जमीनी विवाद को लेके आए दिन किसानों में खूनी संघर्ष होता रहता है। ऐसा ही एक मामला सीधी जिले के गोरियारा बंधा का है, जो गोरियारा बंधा में प्रभावित क्षेत्र है, जो उस नदी से प्रभावित क्षेत्र है। उस क्षेत्र को लगभग 20-25 साल पहले पंडित केदारनाथ शुक्ला एवं कलेक्टर के द्वारा इनको सिंचाई विभाग के द्वारा लीज में वो भूमि दी गई थी। लेकिन आज स्थिति हुआ है कि कुछ सरकारी कर्मचारी, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा मिली भगत से इनको नहीं बल्कि जो सरहंगों द्वारा उस खेत को जोता बोया जाता है, ये लोग जो अपना ट्रैक्टर लेकर अपनी जोताई बुवाई करने जाते हैं तो इनको नहीं जोतने देते, कोई किसानी नहीं करने देते। आज ये सारे किसान आप देख सकते हैं, ये करीब सैकड़ों से ज्यादा संख्या में है। आज ये जिला कलेक्टर के पास पहुंच के अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचने के बाद, कलेक्टर को आवेदन देने के बाद जिला प्रशासन क्या एक्शन लेता है, इनको कोई न्याय मिलता है या नहीं। राजकुमार जायसवाल, के न्यूज के लिए सीधी। परासिया विधानसभा के ग्राम क्षेत्र में अवैध रूप से ट्रैक्टर से किए जा रहे मिट्टी के खनन को तहसीलदार अंजना बराफी ने कलेक्टर से आदेश अनुसार दबोच लिया, जिसकी रॉयल्टी पूछने पर पता चला कि वह बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से परिवहन कर रहा था। तो वहीं पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर कब्जे में लेते हुए धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र में स्थित सैनिटरी गांव में गांजा बेचे जाने की सूचना पर मेहगांव थाना प्रभारी नेहा गौर दबिश में पहुंच गई। थाना प्रभारी ने एक महिला को खुलेआम गांजा बेचते हुए गिरफ्तार करके थाने ले आई, जिसके पास से 4 किलो गांजा भी बरामद किया गया। लेकिन इसी दौरान महिला के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर एक स्थानीय पत्रकार को बंधक बना लिया और गांजा बेचने की आरोपी महिला को छुड़ाने के एवज में ही पत्रकार को छोड़ने की बात कहने लगे। बाद में भारी पुलिस बल के साथ दबिश लेकर पत्रकार प्रमोद शर्मा को आरोपियों के चंगुल से मुक्त करवाया गया। घटना कुछ इस प्रकार है। मुखबिर द्वारा मुझे सूचना मिली कि गांजे की एक महिला तस्करी कर रही है। उस महिला को हमारे द्वारा सेंट्री गांव से पकड़ा गया। सेंट्री गांव से पकड़ के हम लोग उसे थाने लेके आए
जो भी पूरी प्रोसेस होती है उसको हम लोगों ने फॉलो किया। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिली कि एक प्रमोद चौधरी करके एक पत्रकार हैं, उनको सेंधरी गाँव सेंधरी में वो शायद अपनी अखबार की वो पत्रकार हैं, अपनी वसूली के लिए गए थे। उस वसूली के लिए गए थे तो उनको किसी ने पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद उनसे ये मांग की जा रही है कि जो पुलिस द्वारा वो महिला को पकड़ा गया है। आवारा मवेशियों को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन व्यवस्था है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती। पूरे सतना जिले में सैकड़ों गौशाला इन मवेशियों के लिए बनाए गए हैं, जिसके बाद भी सड़कों पर आवारा गौवंश के झुंड देखने को मिल जाते हैं, जो बड़े हादसे का सबब भी बन सकते हैं। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी छिंदवाड़ा के नगर निगम के चंदन गांव खंड में कुछ लोगों द्वारा आवास के भवनों को तोड़कर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह गैर कानूनी कार्य के लिए जाने के संबंध में विभाग द्वारा नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन अब संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई न किए जाने से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सवाल खड़े हो गए हैं। आठ पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। विकास के सीने में 3 गोली, जिससे उसके सीने में दबे सफेद पोशे और वर्दी पहने पुलिस के गद्दारों का राज एक राज ही रह गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खत्म हुआ विकास का विकास, लोगों को रह गई राज जानने की आस। किसका था विकास दुबे के सिर पर हाथ? मिट्टी में मिल गया विकास के साथ राज। कानपुर शूट आउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। विकास के एनकाउंटर के बाद सवाल उठ रहा है कि उसके साथ ही कई राज भी दफन हो गए हैं। विकास दुबे 7 दिनों तक सिर्फ एक बैग के साथ यूपी की 50 टीमों और 6 राज्यों की पुलिस को चकमा देता रहा। दावा किया जा रहा था कि विकास दुबे को सफेद पोशों का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वह इतने दिनों तक बचता रहा। विकास दुबे से पूछताछ के बाद कई राज खुलने का अनुमान लगाया जा रहा था। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान कई राज खुलने का दावा किया गया था। कहा जा रहा था कि कई सफेद पोश विकास के बयान के बाद बेनकाब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो विकास दुबे को राजनीति के अपराधीकरण के कई राज पता थे। वह इसी सरपरस्ती में इतनी बड़ी घटना करके बचता घूम रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई नेताओं और सफेद पोशों में चिंता थी कि विकास कई राज न उगल दे। विकास के आकाओं और सहयोगियों को रात भर नींद नहीं आई होगी कि विकास पुलिस के सामने और कोर्ट में क्या क्या राज खोलेगा, किस किस का नाम लेगा। खैर, विकास को तो मरना ही था, क्योंकि 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करके अपने डेथ वारंट पर खुद ही साइन कर दिया था। लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक जाएगी। विकास के साथ कौन कौन था, किसकी सरपरस्ती पर विकास बिना खौफ के बड़े बड़े कांड करता रहा। विकास के एनकाउंटर के बाद कोई दूसरा विकास पैदा होगा, वो भी अपराध की दुनिया में अपना आशियाना बनाएगा। उसका भी एनकाउंटर होगा, वो भी मारा जाएगा। लेकिन मारेगा कौन नहीं, जो विकास जैसे लोगों को
संरक्षण देता है, उसके हौसलों को 4 गुना कर देता है। मरेंगे वो नहीं जो वर्दी के साथ गद्दारी करते हैं। आखिर कब तक ऐसे लोगों को सफेद पोशों का संरक्षण मिलता रहेगा? क्या ये सिस्टम ऐसे लोगों को मार पाएगा या फिर कोई नया विकास आएगा? डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। एक मंदिर ऐसा भी जहां के दर्शन मात्र से हो जाती हैं सभी मनोकामनाएं पूरी, क्योंकि यहां विश्व के सबसे कीमती मणि के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग के रूप में जहां हर दिन लगा रहता है श्रद्धालुओं का तांता। दूर दूर से यहां तक कि देश विदेश से भी श्रद्धालु यहां पहुंचकर मत्था टेकते हैं। 6 एकड़ के भूभाग में फैला इस मंदिर को गुरु रत्नेश्वर महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक मंदिर ऐसा भी है जहां के दर्शन मात्र से हो जाती है सभी मनोकामना पूरी, क्योंकि यहां विश्व की सबसे कीमती मणि के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग के रूप में जहां हर दिन लगा रहता है श्रद्धालुओं का तांता। दूर दूर से यहां तक कि देश विदेश से भी श्रद्धालु यहां पहुंचकर टेकते हैं मत्था। 6 एकड़ के भूभाग में फैले इस मंदिर को गुरु रत्नेश्वर महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है। कहते हैं इस मंदिर में विराजे स्फटिक मणि के शिवलिंग का प्रभाव संपूर्ण विश्व में होता है। हर साल सावन के पवित्र महीने में पूर्ण सलीला मां बेन गंगा के उद्गम स्थल मुंडारा से शिव भक्त कांवड़ में जल लाकर इस मंदिर में चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति होने पर भगवान शंकर का अभिषेक एवं पूजन किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जबलपुर नागपुर के मध्य में स्थित शिवनी उत्तर की ओर पूर्ण सलीला मां बेन गंगा नदी के तट पर बसे इस छोटे से ग्राम दिघोरी में विश्व की सबसे विशालतम स्फटिक शिवलिंग स्थापित है। इस विशाल मंदिर में विराजमान इस स्फटिक मणि के शिवलिंग को गुरु रत्नेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि दिव्य पीठाधीश्वर जगत गुरु महाराज स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जन्मस्थली है। इस जगह स्वामी जी का जन्म स्थान है, वहीं गर्भगृह की स्थापना की गई है। दिघोरी ग्राम में रहने वाले ग्रामवासियों ने जन सहयोग और दिघोरी में 1 दर्जन से अधिक परिवार द्वारा स्वेच्छा से अपने पैतृक घरों की भूमि दान में दी है। मान्यता है कि इस मंदिर में विराजे विश्व के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्फटिक बर्फ के अंदर कई हजारों वर्षों में प्राप्त होता है। इसका पूना के एक महंत जी थे उदासीन अखाड़ा के, उन्होंने पूज्यपाद गुरु जी को प्रदान किया ये, और उसके बाद वहां से आकर के भगवान गुरु रत्नेश्वर की प्रतिष्ठा हुई। और यहाँ जो बेन गंगा से मुंडारा में जो बेन गंगा उद्गम है, यहाँ से निकली, वहाँ से जल लेकर के जो भी यात्री यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती। तो ये जैसा कि गंगा सागर से लेकर के जो जल जाते हैं बद्रीनाथ से रामेश्वर में ले जाके जो चढ़ाते हैं, वही फल यहाँ बेन गंगा से लाकर के यहाँ रत्नेश्वर भगवान को चढ़ाने से प्राप्त होता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए कभी मिट्टी तो कभी रेत के तो कभी धातु के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जैसे राज्य प्राप्ति के लिए शिवलिंग, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पारद के शिवलिंग की पूजा की जाती है, लेकिन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए स्फटिक शिवलिंग का पूजन किया जाता है। स्फटिक अपनी स्वच्छता, पारदर्शिता, ओज और शीलता के लिए जाना जाता है, इसलिए मणि माना जाता है। और यहाँ शाम के महीने में शिवरात्रि के समय पर कांवड़ यात्री आते हैं, मैं गंगा से जल लेके मुरारा से जल लेके यहाँ आते हैं, तो आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये स्फटिक का शिवलिंग है जो विश्व में अद्वितीय शिवलिंग है, ऐसा विश्व में कहीं नहीं है। इससे इसके दर्शन मात्र से ही सब कामना होती है। हर साल सावन महीने में हर साल कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें कांवड़िये मुंडारा से पूर्ण सलीला मां बेन गंगा का जल लाकर गुरु रत्नेश्वर महादेव को अर्पित कर अपनी मनोकामना पूरी होने पर शिव जी का वंदन करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर वर्ष भर खुला रहता है। दिघोरी का
भगवान शंकर जी का मंदिर है और विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक प्रतिमा है। सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और शंकराचार्य जी की जन्मस्थली है यहाँ पर और उन्होंने ही यहाँ पर शंकर जी का मंदिर बनवाया। बहुत ही सिद्ध मंदिर है। गुरु रत्नेश्वर महादेव के मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जबलपुर और नागपुर रोड में ढिघोरी गांव है। यहाँ सड़क मार्ग एवं वायु मार्ग के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है और अभी वर्तमान में नजदीकी रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा है। उसके बाद छिंदवाड़ा से बस द्वारा दिघोरी पहुंचा जा सकता है। बहरहाल मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। लोग मनोकामनाएं पूर्ण के लिए यहाँ आते हैं। सिहोनी से के न्यूज इंडिया के लिए राजकिशोर पाठक की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।